Is a complaint under Negotiation Instrument Act maintainable if check bounce due to account frozen? यदि अकाउंट फ्रीज होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति का जो चेक है बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो क्या इस कारण से कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कोर्ट में अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज हम इसी महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है, इसका उत्तर उसमें दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, उसने स्पष्ट ये कहा कि इट इज़ मेंटेनेबल इफ़ अ चेक बाउंस ड्यू टू अकाउंट फ्रोज़न। तो यहाँ पर जो कंप्लेंट है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इट इज़ मेंटेनेबल। दोस्तों, हम अब इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। इसमें एक व्यक्ति को चेक प्राप्त हुआ क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति को रुपया उधार दिया था, तो एक चेक उसके एवज में उसे मिला था। तो उसने जब अपने बैंक अकाउंट में ये चेक लगाया तो वो डिसऑनर हो गया ड्यू टू अकाउंट फ्रोज़न। तो उसने एक कंप्लेंट फाइल की, यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की 138 NI एक्ट के अंतर्गत कि मेरा यहाँ पर अकाउंट फ्रीज़ होने के कारण चेक बाउंस हो गया और मैंने जिस व्यक्ति ने चेक दिया था उसे नोटिस भी दिया, लेकिन उसने रुपया लौटाया नहीं, इसलिए यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और मैं ये कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ। जो कोर्ट थी उसने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स थे तो सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा और आर्गूमेंट को सुना और संज्ञान और कॉग्निजेंस आदेश यहाँ पर पारित किया और उसे तलब करने के लिए समन जारी कर दिए गए। तो जो एक्यूज था जिसने यहाँ पर चेक दिया था वो कोर्ट में आया और कोर्ट में उसके द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की गई कि ये जो केस, ये जो कंप्लेंट केस फाइल किया गया इज नॉट मेंटेनेबल, ये कार्रवाई नहीं चल सकती, इसको ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि 138 NI एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इट इज नॉट मेंटेनेबल। लेकिन जो कोर्ट थी, कोर्ट ने ये मुंसिफ कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर डिसमिस्ड कर दिया। तो क्या हुआ, वो इस ऑर्डर के खिलाफ जो एक्यूज था जिसने चेक दिया था वो रिविजनल कोर्ट, जो DJ कोर्ट होती है, वो रिविजनल कोर्ट में गया और रिविजनल कोर्ट में उसने दोनों आदेशों को, संज्ञान आदेश को, जो पहला कार्रवाई का जो उसने जो कोर्ट ने ऑफेंस के अगेंस्ट संज्ञान लिया था उस आदेश के अगेंस्ट, और जो एप्लीकेशन लगाई थी जो डिसमिस कर दी गई थी उस आदेश के खिलाफ, दोनों के अगेंस्ट यहाँ पर रिवीजन फाइल किया। रिविजनल कोर्ट ने क्या किया, रिविजनल कोर्ट ये एक्यूज्ड की बात से सेटिस्फाइड हुई और उसने इन दोनों आदेशों को खारिज कर दिया, यानी कि जो कंप्लेंट केस था वो भी एक तरीके से खारिज हो गया। जो प्रोसीडिंग चल रही थी एक्यूज्ड के अगेंस्ट वो पूरी रुक गई, ड्रॉप हो गई। तो जो कंप्लेनेंट था जिसे चेक दिया गया था, जिसका चेक यहाँ पर डिसऑनर हुआ, वो पहुँचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने रिविजनल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई जिसके अंतर्गत यहाँ पर दोनों आदेशों को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों, ये समझ लिया हमने इस केस का बैकग्राउंड। तो इस पिटीशन में जो कंप्लेनेंट था उसने दो महत्वपूर्ण आर्गूमेंट इस पिटीशन में दिए। पहला आर्गूमेंट था कि उसने ये कहा कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने राइटली, उसने बिल्कुल सही किया, जो एप्लीकेशन ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग की लगाई गई थी एक्यूज्ड की तरफ से उसे खारिज करके, क्योंकि CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संज्ञान होने के बाद वो एक्यूज्ड की प्रेयर पे, एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पे इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दे। तो ये उसका पहला तर्क था। दूसरा उसका तर्क था कि जो रिविजनल कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि 138 NI एक्ट के अंतर्गत जो रीज़न दिए गए हैं तो उसमें बहुत से रीज़न हैं जो एक्सप्रेसली तौर पर नहीं दिए गए हैं, जैसे कि अकाउंट क्लोज होना, जो चेक का ड्रॉअर है उसने अपनी पेमेंट को यहाँ पर रोक दिया हो जिस कारण चेक बाउंस हो गया हो। तीसरा,
यहाँ पर मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, तो ये भी ग्राउंड्स हैं जो कि एक्सप्रेसली तौर पर 138 NI एक्ट के अंतर्गत नहीं दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर अकाउंट फ्रीज भी, यहाँ पर अकाउंट फ्रीज के होने के कारण यदि चेक बाउंस हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में वो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। ये रिविजनल कोर्ट ने ये कंसीडर नहीं किया, ये उसका दूसरा तर्क था। कंप्लेनेंट के काउंसिल के द्वारा इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेज किया गया था, अपनी पिटीशन का महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर बनाया गया था। तो दोनों ही आर्गूमेंट से हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ और इन्हीं दो पॉइंटों को हाईलाइटेड करते हुए, नोटेड करते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। ये कहा कि जो रिविजनल कोर्ट ने जो एप्लीकेशन यहाँ पर खारिज की थी, कि जो एप्लीकेशन ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग की जो खारिज करने का आदेश दिया गया था वो गलत किया गया था, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संज्ञान होने के बाद के अनुसार वो अपने ही किए गए ऑर्डर को रिवर्स कर सके, ऐसा प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट ने ये हाईलाइटेड किया। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो पिटिशनरों ने उठाया था उसे भी नोटेड डाउन किया कि जो 138 NI एक्ट है उसमें कई ग्राउंड ऐसे हैं जो मेंशन नहीं किए हैं, एक्सप्रेसली तौर पे मेंशन नहीं किए गए, लेकिन कई जजमेंट के द्वारा वो आए हैं, जैसे कि अकाउंट क्लोज होने के कारण चेक डिसऑनर हो गया, या पेमेंट उसने रोक दी कि पेमेंट नहीं की जाए, सिग्नेचर मिसमैच, तो ये भी ग्राउंड्स हैं। तो ये जो ग्राउंड है अकाउंट फ्रीज, तो ये भी एक ग्राउंड, हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये भी एक ग्राउंड है जिसके अंतर्गत 138 NI एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल हो सकती है। तो हाई कोर्ट कंप्लेनेंट के दोनों ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट रेज किए गए थे उससे सहमत थी और कई जजमेंट का हवाला देते हुए उससे सेटिस्फाइड हुई। और जो एक्यूज था उसने एक महत्वपूर्ण तर्क दिया कि जब मैंने ये चेक ड्रॉ किया था, लिखा था, तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरा अकाउंट फ्रीज है और मेरे अकाउंट में सफिशिएंट रुपये थे। यदि अकाउंट फ्रीज नहीं होता तो ये पेमेंट हो जाता, चेक बाउंस नहीं होता। तो हाई कोर्ट ने ये तर्क नहीं माना। हाई कोर्ट ने कहा ये मुद्दा तो ट्रायल का है, ये मेरिट पर डिसाइड होगा, ये बाद की बात है, इस स्टेज पे ये इस तरीके से डिसाइड नहीं हो सकता है। और हाई कोर्ट ने लास्ट में कहा, फाइनली ऑब्जर्व किया दैट अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज मेंटेनेबल इवन इफ द चेक इज डिसऑनर्ड ड्यू टू द रीजन ऑफ अकाउंट फ्रोजन। दी अकाउंट फ्रीज होने के कारण चेक बाउंस हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में भी 138 NI एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। ये भी ग्राउंड 138 NI एक्ट में आता है। और इस आदेश के माध्यम से दोनों ही जो आदेश थे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा किए गए थे, एप्लीकेशन डिसमिस्ड की गई थी, ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग की और कॉग्निजेंस आदेश था, उनको दोनों को रिस्टोर कर दिया गया। तो ये था महत्वपूर्ण डिसीजन। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।